तो ये सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से संयुक्त बैठक कर सकते हैं जिससे अहिंसा पर बातचीत हो। तो उद्देश्य है कि एक संयुक्त बैठक को के उद्देश्य को समझना जरूरी है। संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, अहिंसा के लिए बातचीत की प्रक्रिया किस तरह से करना है, और बच्चों पर हिंसा के प्रभाव को समझना और उसका उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। संयुक्त सेशन में क्या करना है वो देखेंगे। तो काफी सारे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला तो है कि ये जो संयुक्त सेशन है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें उनकी प्रॉब्लम्स की सुलह करनी है। उनके जो दंपति के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जो असहमति है, उसको सुलह करने के लिए ये सेशन नहीं है। ये सेशन है हिंसा को कम करने के लिए, कैसे बातचीत करना, किस तरह से हम हिंसा को कम कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो बैठक में महिला को अपनी शर्तों पर वापस जाने के लिए तैयार करना, और संयुक्त बैठक में जाने से पहले एक विस्तृत गृह कार्य करना आवश्यक है। काफी बार महिला आपके सामने अपने पति को बुलाने और हिंसक व्यवहार को बदलने की सलाह देने के लिए तत्परता व्यक्तित कर सकती है, पर हमें उस समय पे जानना है कि हम काउंसलर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे जल्दी में नहीं करना है। सोच समझ के सारी दिशाओं से सोच के फिर संयुक्त सेशन के लिए आप अनुमति दे सकते हैं। तो ऐसी बैठक का आह्वान करते समय यह उचित है कि कुछ दिशा निर्देशकों का पालन किया जाए। जैसे मैंने बताया कि ये जो बैठक है, उसका उद्देश्य हिंसा को रोकने की के लिए बातचीत करना। तो संयुक्त बैठक हिंसा का सामना करने वाली जो महिला है और हिंसा करने वाले जो मर्द है, उनके मुद्दों के बारे में खुलकर बात करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करते हैं, और जिससे कि वो उनके समस्याओं की स्थिति को सुलझाया जा सके। ये बैठक काउंसलर के लिए भी लाभदायक हो सकती है कि जहाँ पे दुर्व्यवहार करने वाले के पीछे उनका पूछताछ करना एक अवसर प्रदान करती है, और दुर्व्यवहार करने वाले को अपने कार्य और गैर धमकी देने वाले तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए भी मदद करता है। शुरू में काउंसलर को महिला पर विश्वास करना जरूरी है, ना कि सही गलत में जाना। और भले वो महिला की गलती भी अगर हो, पर हिंसा फिर भी स्वीकार नहीं है। यदि कोई भी साथी सहमति नहीं दे रहा हो, या रक्षात्मक हो, या बदलाव के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा की कमी हो, तो संयुक्त बैठक शुरू नहीं की जाए। ये जरूरी है। हमें मुद्दों से निपटने के एकमात्र तरीके के रूप में सम्मानजनक संवेद करना है, आपसी सम्मान बरकरार रखना है। तो संयुक्त बैठक करने से पहले बहुत आवश्यक है कि महिला को तैयार करना जरूरी है। तो उसके क्या क्या कदम है उसको समझेंगे। पहला है कि महिला को यह बताना कि काउंसलर उसके पक्ष में है और उस पर पूरा भरोसा करती है, और इससे ये बोलने से ही महिला में एक शांतता महसूस होगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे उनकी ये मदद करेगा। दूसरा है कि काउंसलर को इसमें इसमें नहीं पढ़ना है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि बैठक का फोकस है कि महिला को पीटना या गाली देने से कैसे हम बचा सकते हैं, और ये पॉइंट जो मारना है या गाली देना है वो हमारे लिए अस्वीकार्य है। काउंसलर को हिंसा से संबंधित महिला के कथन पर विस्तृत विवरण करना जरूरी है। वह किसके साथ संयुक्त बैठक करना चाहती है ये समझना जरूरी है। क्या इस तरह का संयुक्त बैठक पूर्व में कभी भी हुआ हो, और अगर हुआ हो तो उसका परिणाम क्या था, ये सारी चीजों पर चर्चा करनी जरूरी है। काउंसलर को उन पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए जो संयुक्त बैठक में शामिल करना चाहिए,
और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। काउंसलर को महिला से बात करके विवाद से संबंधित बिंदुओं पर अच्छे से उसका एक लिस्ट बनाना जरूरी है। तो काउंसलर को महिला द्वारा व्यक्त सभी मुख्य नॉन नेगोशिएबल बातों को ध्यान से नोट करना है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब होता है कौन कौन सी ऐसी बात है जिसको हमें उनको मानना ही है, सामने वाले को मानना ही है, और उसमें हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। दूसरा है कि काउंसलर को ध्यान रखना है कि ये सेशन के बाद, जॉइंट सेशन के बाद महिला पे कोई भी तरह का हिंसा और ज्यादा हिंसा ना हो, तो उनकी सुरक्षा और उनकी चिंता किसी भी खतरे में ना हो, उसके बारे में बात करनी है, उस पर ध्यान देना है। और महिला को बिना किसी खतरे के अपनी बात अच्छे से रखने के लिए तैयार करना है, उनको आश्वासन देना है कि हम उनके पक्ष में हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो अब समझते हैं कि संयुक्त बैठक कैसे आयोजित करनी है, उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहले तो है कि संयुक्त बैठक के एक आम मंच पर होना चाहिए, जिसमें परामर्शदाता की उपस्थिति में महिला और जो हिंसक है वो जरूरी मुद्दों के बारे में खुलकर बात कर सके। इस सेशन में अहिंसा के लिए बातचीत पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, ना कि सुलह पर। बैठक एक परिचय के साथ शुरू कर सकते हैं, पर यहाँ पे काउंसलर को अपना नाम या कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी चाहिए। बैठक में नियमों और उद्देश्यों को समझाया जाना चाहिए, और संयुक्त बैठक शुरू करने के टाइम पे पहला मौका देना चाहिए हिंसक को अपने बारे में बात करने की। इससे एक रैपो एस्टैब्लिश हो सकता है। हिंसक को बताना ये जरूरी है कि संयुक्त बैठक का उद्देश्य यह है कि हिंसा को समाप्त करना। तो उसके साथ ही काउंसलर को ये हिंसक की सराहना करना चाहिए, उनको प्रशंसित करना चाहिए कि वो आए ये बैठक के लिए। और इससे क्या होगा कि हम उनको दर्शा रहे हैं कि वह संबंध जारी रखने में रुचि रखते हैं। तो उनको प्रेस करना चाहिए, उनको सराहना चाहिए। जो परामर्शदाता है उनका व्यवहार बहुत जरूरी है यहाँ पे, कि वो हिंसक के तरफ कोई दुर्व्यवहार ना करे, या हिंसक को भयभीत ना करे, या कोई धमकी ना दे, या अपना रोब ना जमाए, उनको धमकाए नहीं। पर ये भी है कि हिंसक को हिंसा के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना ये महत्वपूर्ण है। यदि दुर्व्यवहार करने वाला और जो महिला है, इन दोनों में अगर सहमति आ रही हो, और वे जो शर्तों है उन पे उन शर्तों के साथ वह सुलह करना चाह रहे हो, तो ये सब जो चीजें हैं उसको रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी है। और दोनों जो हिंसक और महिला है उनका हस्ताक्षर भी प्राप्त करना जरूरी है। और यदि बैठक विफल हो, अगर ना आगे बढ़ सके, फिर भी जो अपना जो रिकॉर्डिंग है वो जरूरी है, और दोनों के हस्ताक्षर प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। तो अब हम एक केस के द्वारा समझेंगे कि किस तरह से शुरुआत में महिला को सेशन के लिए तैयार करना है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि सेशन में किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करना है। तो देखते हैं शुरुआत में आलम का केस, आलम और नजमा का केस। तो आलम से नजमा की शादी को 5 साल हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों से लॉकडाउन के कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आलम भी तब से काफी ज्यादा पीने लगा है। एक बार जब वो पीना शुरू कर देता है तो वो बस चलता ही जाता है, यह नजमा कहती है। ऐसे कई मौके आए हैं जब आलम नाराज हो गया और उसने नजमा को मारा है। उसे कई चोटें लगी है, और जब भी वह नशे में घर आता है तो नजमा लगातार डरी हुई रहती है। नजमा बेहद व्यथित है और चाहती है कि उसका पति सम्मान पूर्वक उसके साथ रहे, और वह ओएसी केंद्र में इस उम्मीद से आई है कि उसके पति से बात की जा सके। तो अब हम देखते हैं कि अगर नजमा हमारे पास आती है तो शुरुआत में हमें किस तरह से उसको तैयार करना है सेशन के लिए।
तो पहला है कि आलम के प्रति उसकी नजमा की जो भावनाएं हैं, जिसको क्रोध और निराशा महसूस हो रहा है, उसको व्यक्त करने देना है और उसको मान्यता भी देना है उसकी भावनाओं को, उसे समझाते हुए कि यह उसका जो आलम का जो व्यवहार है वो अस्वीकार है। और कोई भी तरह के नशीले पदार्थ जब इस्तेमाल किया जाता है, उसका मूल कारण ज़्यादातर यही होता है कि मुश्किलों से का सामना करने और मुश्किलों से दूर भागने के लिए ये एक तरीका है। उसे आश्वासन देना है कि यहाँ पे उसकी कोई गलती नहीं है। इस तरह का जो हिंसक व्यवहार है, वो उसको बंद करना आलम की जिम्मेदारी है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। और ये आश्वासन देना कि आप उनकी बिल्कुल मदद करेंगे। उसे ये भी बताना कि उसके पति के संबंधित जो चिंता है, उसे जो चिंताएँ, जो डर महसूस हो रहा है, उसको बारे में पहले काउंसलर को उसके बारे में उसको सहायता करनी है। ये दिक्कत को पहले निपटाना है जॉइंट सेशन के पहले। और फिर उसे आश्वस्त करके करे कि बैठक आयोजित तो की जा सकती है, लेकिन उसका पति आने की के लिए सहमत नहीं हो सकता है। ये एक हो सकता है, तो उसके लिए उसको मेंटली प्रिपेयर करना। तो ये सब जब तैयारी हो जाती है, उसके बाद जब सेशन चालू होता है, तो शुरुआत में पहले हम नजमा अ, को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए स्थान प्रदान करेंगे, जिसमें वो बता सके उस वो क्या गुजरती है जब वो शराब पी के आता है तब। फिर हम आलम आलम को पूछेंगे कि उसको जब वो पीता है और जब वो चिंता में होता है, तो उसका चिंताओं के उसकी उस पर क्या बीतती है। और दूसरा है कि जब वो नजमा को मारता है, उसे कैसा लगता है, उसे क्या महसूस होता है। इस पर हम पूछेंगे। इससे क्या होता है कि काफी बार अ, जो हिंसक होता है, वो भी काफी ज्यादा शर्मिंदगी है, गिल्ट है, वो महसूस करता है, पर कोई पूछता नहीं, इसलिए वो बताते नहीं है। बट इससे हम आलम की तरफ से भी जानना चाहेंगे कि उसको कैसा महसूस होता है जब वो हिंसा करता है। उसके बाद हम नजमा को पूछेंगे कि उसको किस तरह से प्रभाव होता है हिंसा का। और हम आलम को समझाएंगे कि शराब पर निर्भरता का इलाज है, इसको इसका इलाज हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर अगर दोनों राजी हो, तो तो जोड़े को कुछ बुनियादी नियमों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट विकसित करने में आएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत रूल्स लिखे जाएंगे दोनों की सहमति से। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसमें हमें कोशिश करनी है कि हम खुद के पॉइंट्स ना डालें, उनसे पॉइंट्स निकलवाए। कि जैसे उदाहरण के लिए जब वो आलम को घर में शराब नहीं पीना चाहिए, या आलम अगर शराब पी के आया है तो वो घर पे ना आए और किसी और दोस्त के वहां पे सो जाए। और शायद अगर आलम आता भी है शराब पी के, तो उस समय पे नजमा दूर रहे, अपने कमरे में रहे, या ज्यादा बातचीत ना करे उससे। इस बात पर प्रकाश डालना है कि किसी भी रूप में और संदर्भ में हिंसा स्वीकार नहीं है और इससे तुरंत रोकने की आवश्यकता है। हिंसा या वृद्धि में के मामले में नजमा को घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता है। आलम को अपने गुस्से से निपटने की तरकीबों पर भी काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ये संयुक्त सेशन इस तरह से हम स्टेप्स यूज कर सकते हैं। तो अब ये दूसरा केस जो है, उसमें मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग इसमें पॉइंट्स, इसके माध्यम से पॉइंट्स बनाइए कि ये केस के संबंधित किस तरह से आप महिला को तैयार करेंगे और फिर जॉइंट सेशन किस तरह से करेंगे। तो केस है 25 साल की ममता का। कि ममता का बहुत ही छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी। वह तैयार नहीं थी, लेकिन उसके परिवार में आर्थिक मुद्दों के कारण से उसकी शादी की गई थी। उस उनके पिता उनके पति की उम्र 40 साल की है और वह एक उच्च माध्यम वर्ग परिवार से में रहते हैं। उनके पति अपने आप में ही काफी व्यस्त रहते हैं और ममता को सभी भौतिकवादी आराम प्रदान करते हैं। हाल ही में ममता को अपने पति के
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला, वह बेहद आघात और दुखी हो गई थी। उसका पति उसे ये मैरिटल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के संबंध में वो चाहता है कि ममता उसको वो अफेयर को स्वीकार करे और उससे उम्मीद रखता है कि वह आगे चल के उसकी प्रेमिका के साथ ही रहना चाहता है। ममता अपने और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। वह चाहती है कि काउंसलर एक संयुक्त बैठक करें। हालांकि वह इस बात का जिक्र करती है कि उसके पति किसी से भी बात करने में बहुत ही झिझकते हैं। उसने परिवार, समुदाय आदि के साथ बातचीत की खारिज कर दिया है। वह किसी की भी नहीं सुनते हैं और वो अपने विचार नहीं बदलेंगे। तो आप इस केस में कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप जॉइंट सेशन करेंगे और उसके पहले ममता को तैयार किस तरह के से करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो सेशन होगा उसमें शुरुआत में हम कोशिश करेंगे कि ममता अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, जिसमें क्रोध, निराशा, विश्वासघात की भावनाओं और उसकी भावनाओं का मान्यता भी दे। इस बात पर जोर दे कि उसकी गलती नहीं है, उसे समझाते हुए कि ये परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती है, किसी के भी हाथ में ये नहीं होती है। यह समझाना कि वह क्या करना चाहती है ये समझना जरूरी है और उसकी अपेक्षा क्या है ये समझना जरूरी है। यह उल्लेख करना कि एक ही घर में जबरदस्ती रहना हिंसा को बढ़ा सकता है और उसके बच्चे को शारीरिक और मानसिक तौर पर भी जोखिम में डाल सकता है। उसे आश्वस्त करे कि बैठक आयोजित की जा सकती है, पर लेकिन उसके साथ रहने की सहमति नहीं हो सकती है। तो काउंसलर का काम ये नहीं है कि उसके पति को वापस उसके पास ले आना। काउंसलर का काम है कि उसका और उसके बच्चे के जीवन को आरामदायक किस तरह के बनाया जा सके। मोल भाव करना जिससे बच्चों की आर्थिक सहायता, स्कूल की फीस और उसके नाम पर एक घर हो सके जिससे उनकी जिंदगी आरामदायक रहे। उसके विकास, आगे बढ़ने और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना, उसे अपने जीवन में संतुष्ट महसूस करने की मदद करना। अब हम देखते हैं जो हमने अब तक जो सीखा उसको संक्षिप्त में अगर देखें तो कि क्या क्या करना है जॉइंट सेशन में, समुदाय सेशन में, और क्या क्या नहीं करना है उस पर गौर करते हैं। तो जो चीजें जो हमें करनी है वो पहले तो है कि महिला को उसका विश्वास करे और हिंसा के खिलाफ खड़े रहे उसके साथ। ओएसी टीम का परिचय दे और बैठक के उद्देश्य की व्याख्या करे, बैठक के नियम बताए, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाए। तो बैठक का जो नियम है वो काफी क्लियर होना चाहिए कि काउंसलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, बट अगर बैठक ना आगे बढ़े तो वो हमारी काउंसलर की जिम्मेदारी नहीं है। उसे बिना नाराज परेशान हुए मीटिंग में बोलने के लिए तैयार करना। महिला को स्पष्ट रूप से बताइए कि आप उसके पक्ष में हैं। बैठक के दस्तावेजीकरण में कहा जाने चाहिए कि महिला के खिलाफ मौखिक, शारीरिक, यौन और आर्थिक शोषण तुरंत बंद होनी चाहिए। इसको बार बार दोहराना इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि देखेंगे कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो जो समझौता है वो करने से हिंसा नहीं रुकेगी, तो ये जरूरी है कि कोई भी हाल में समझौता ना करें। यदि ऐसा किया जाता है तो हिंसा रोकने का उद्देश्य विफल हो जाता है। जब परिवार आते हैं संयुक्त बैठक के लिए, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से दो दो या तीन तीन लोग ही हो, ताकि बहुत ज्यादा बहस या झगड़ा ना हो। दुर्व्यवहार करने वाले जो को बल प्रयोग से धमकाया नहीं जाना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो तुम्हारी पति की बात मानो या उसे अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहिए
या उन्हें फ़ोन नहीं करना चाहिए, उसे अपने दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ करने हैं, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं यूज़ करना है जहाँ पे हम महिला को दोषी ठहरा रहे हों। क्योंकि अंत में ये हम सब समझते हैं कि कोई भी गलती हो या कुछ भी हो, पर हिंसा एक तरीका नहीं आज़मा सकता है कोई भी। तो हमें समझना है कि संयुक्त बैठक हमेशा काम नहीं करती है और ये हमें पहले से ही क्लियर करना है। काफ़ी बार होता है कि महिला काफ़ी उम्मीद से आपके पास आती है और जब वो काम नहीं करता है तो बहुत निराश हो जाती है, काफ़ी बार गुस्से में भी आ जाती है। तो इससे हमें पहले ही क्लियर करना है कि संयुक्त बैठक तभी ही काम करती है जब दुर्व्यवहार करने वाला इंसान या परिवार जो है, वो बदलना चाह रहे हो, उनमें वो इच्छा हो बदलने की। अगर बदले की इच्छा हो या कोई भी और तरीके की भावना हो तो इसमें संयुक्त बैठक काम नहीं करेंगी। महिला को संयुक्त बैठक की सीमाओं के बारे में बताना है, उससे अवगत कराना है और दूसरा क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे और क्या-क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करनी है। जब अपराधी बिना पूर्व सूचना से ओएसी में आता है, तो आप सम्मानपूर्वक बता बता देना चाहिए कि संयुक्त बैठक अभी नहीं पॉसिबल होगा और महिला को अपने अपेक्षाओं के लिए ओएसी के साथ एक ठोस योजना विकसित करने की बाकी है। ऐसे समय में संयुक्त बैठक उपयोगी नहीं होगी, इसको बहुत क्लियरली हमें बताना है। तो अब समझते हैं कि हिंसक के साथ किस तरह से काम करना है। तो काफ़ी बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और वो हमारे मौखिक और गैर मौखिक बातें में निकलता है और इससे क्या होता है कि पुरुष जो है, जो हिंसक है, उससे और ज़्यादा गुस्सा आ सकता है और वो गुस्सा वो महिला पे घर पे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें काफ़ी ध्यान रखना है ये बात का कि हम जिस तरह से महिला से बात करते हैं, उसी तरह से हिंसक से भी बात करें। तो पहले है कि व्यक्तिगत सत्रों की सलाह देना कि आप इंडिविजुअल सेशंस लीजिए, उसमें आपका काफ़ी अच्छे से तरक्की होगा और अपने साथी के प्रति जो हिंसा क्या-क्या कारण की वजह से उनको हिंसा इस्तेमाल हो रही है, उसके बारे में थोड़ा और समझना। तो ये समझना कि जैसे हमने पहले भी देखा था कि काफ़ी बार जो होते हैं पुरुष वो अपने बचपन में हिंसा देखते आ रहे हैं होते हैं, उसके वजह से ये उनके लिए एक व्यवहार बन जाता है और पारिवारिक हिंसा का सामना करते हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि यही सही है। तो ये सारे मामलों में जांच करना, उनके अंदर जागृति जगाना कि ये आप यहाँ से आपने सीखा है और इसलिए आप करते आ रहे हो। तो इससे क्या होगा कि वो उनको भी एक समझ आएगी कि ये जो वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से उनकी भी गलती नहीं है, ये काफ़ी समय से वो देखते आ रहे हैं। पर ये इनके हाथ में है कि अब उन्हें ये इसको जारी रखना है या उसको समाप्त करना है। अगर लग रहा हो कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए संदर्भ ज़रूरी है तो उनको रेफ़र करना और यदि हिंसा जो हो रही है वो मानसिक समस्या की वजह से हो रही है तो उस समय पे बिल्कुल रेफ़र करना ज़रूरी है। और यदि हिंसा सामाजिक कारणों के परिणाम से हो रही है तो उनको कानून के बारे में जानकारी देना, उनको शिक्षित करना ज़रूरी है। तो हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं को पारिवारिक सहायता कैसे प्रदान कर सकते हैं? तो यदि क्लाइंट की सहमति हो तो परिवार को उपचार प्रक्रिया में शामिल करना बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्रियजनों को सहयोग के महत्व के बारे में परिवार को सूचित करना, उनको जानकारी देना, महिला पर विश्वास करे जब वह अपनी समस्याओं के बारे में बता रही हो, भावनात्मक रूप से सहायता करने के बारे में शिक्षित करे और महिला को दोषी ना ठहराए, महिला को आश्वस्त करे और परिवार को सहयोग का वादा करना और महिला के लिए सहायक होने वाले जो भी आर्थिक सहायता है उसे प्रदान करें। तो तो इससे हम परिवार को भी को हम शामिल करेंगे ताकि उसको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिल सके।
तो हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो बच्चों की सुरक्षा के ऊपर है। जब हिंसा होती है तब बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जाहिर-सी बात है कि बच्चे इस प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं, तो हमें ही काफ़ी सारे लक्षण को आइडेंटिफ़ाई करना है, जिससे पता चलता है कि उन पे प्रभाव पड़ रहा है और कुछ सुरक्षा की ज़रूरत है। तो पहले देखते हैं आंतरिक लक्षण क्या-क्या होते हैं। डर लगना, समाज में से दूरी बनाने रखना, जैसे स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ खेलना नहीं और अकेले में ही रहना, चिंता होना, डिप्रेशन जैसे सिम्पटम्स आना, शारीरिक तौर पर शिकायतें आना जिसका कोई अ, मेडिकल कारण ना हो, बिस्तर गीला करना जो पहले शायद उनका बिस्तर गीला नहीं करते थे पर अचानक से बिस्तर को गीला करना और पढ़ाई में कमज़ोर परफ़ॉर्मेंस होना, ये सारे जो लक्षण हैं उससे इंडिकेट किया जा सकता है कि उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बाहरी लक्षण क्या है उसको भी देखेंगे। पहले तो है कि नशीले पदार्थों का उपयोग करना, क्रोध आना, असामाजिक व्यवहार करना जो क्रोध आ रहा है वो घर पे तो नहीं निकाल सकते पर बाहर दूसरे बच्चों के साथ या कोई ना कोई कार्य में उस तरह का क्रोध महसूस करना, आत्मसम्मान में कमी होना, साथियों के संबंधित में कठिनाई आना और गुस्से और आक्रामकता। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो जभी भी कोई भी महिला आती है और बताती है हिंसा के बारे में, हमें ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि वो बच्चे को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं, उस पे क्या बीतती है और क्या उन्होंने ये तरह के लक्षण बच्चे में देखे हैं कि नहीं, ताकि हम उसकी सहायता कर सकें। तो उनकी सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो है कि हिंसक परिवारों में के बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ आ सकती है और उसको विकसित होने का खतरा होता है और सुरक्षा योजना पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो माँ के साथ बैठ के या परिवार के साथ बैठ के बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में योजना बनानी। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को अलग करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या सबसे अच्छा सुझाव है। तो यहाँ पे समझना मतलब ये सारे जो स्टेप्स हैं, अगर ये सारे कारण हो रहे हो, तो बच्चे को दूर रखना वो बेहतर होगा कि जब सुरक्षा के अन्य सभी साधनों विचार किया गया है और उन पर ध्यान किया गया है। और बच्चों को बहुत अधिक खतरा हो रहा हो और जब पीड़िता बच्चे की रक्षा में असमर्थ हो, ये सारे अगर सिचुएशंस हो रहे हो तो बेहतर होगा कि बच्चे को कहीं और रखा जाए किसी रिश्तेदार के पास उस तरह से। और बच्चे की सुरक्षा आगे समझते हुए कि यदि आप बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है या बाल कल्याण समिति में संपर्क करना ज़रूरी है। बच्चे को भी सिखाया जा सकता है कि संकट में किस तरह से उसका सामना करना है, उनको क्या-क्या करना है और सुरक्षा स्थानों की पहचान करना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू।